गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है विशेषकर तत्व मीमांसा पर। तो सबसे पहले हम ये समझते हुए चलते हैं कि दर्शन की कौन कौन सी ब्रांचेज होती है और तत्व मीमांसा उसमें क्या स्थान रखता है, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि तत्व मीमांसा के जो शैक्षणिक निहितार्थ है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, वो क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम दर्शन की शाखाओं की कर लेते हैं कि दर्शन की 3 शाखाएं कौन सी है। तो दर्शन की जो सबसे पहली शाखा है वो है एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान के संबंध में जितने भी प्रश्न खड़े होते हैं उन सब का विवेचन, चिंतन दार्शनिक इसमें करते हैं। ये समस्त प्रकार का ज्ञान, कोई भी प्रकार का ज्ञान है, हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रश्न के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो समझते कि पहले मुर्गी आई या अंडा, ये भी एक ज्ञान का प्रश्न है, लेकिन इसके पीछे जो तार्किकता है वो बहुत गहरी होती है। तो दर्शन में इसी चीज़ के ऊपर एक विचार होता है। या हम ये जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड कब से है, ये ब्रह्मांड का अस्तित्व कब तक रहेगा, ब्रह्मांड को किसने बनाया, ये भी ज्ञान के विषय है। तो ज्ञान के जो विषय है वो बहुत गूढ़ होते हैं। क्या हमारे भीतर भी एक ब्रह्मांड है, क्या ब्रह्मांड से परे भी एक ब्रह्मांड है, और अगर ब्रह्मांड ये सारा निर्मित है तो बिना मनुष्यों के ब्रह्मांड बना कैसे। अनेकानेक प्रश्न जिसका कोई अंत ही नहीं है। ज्ञान के जो प्रश्न है वो बहुत जटिल और इतने सारे हो सकते हैं कि आप उसका कोई और न छोर कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। मूल्य मीमांसा दर्शन की एक दूसरी शाखा है जो उचित अनुचित का निर्धारण करती है। जीवन में जहाँ कहीं भी मूल्यों से संबंधित कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं। मूल्य एजुकेशनल वैल्यूज़ हो सकते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं, पर्सनल वैल्यूज़ हो सकते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ हो सकते हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ हो सकते हैं। देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, moral values, ethical values, environmental values, long list of values। इन सब में उचित अनुचित का एक व्यवहार होता है। दो चीज़ों में से एक चीज़ सही होती है, एक चीज़ गलत होती है। तो हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं? 2 प्रकार के बिहेवियर व्यक्ति के हैं, उसमें से अगर आपको कहना हो इसमें से सही कौन सा गलत कौन सा, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, उसमें कुछ बिहेवियरल साइंस जो ओवर द इयर्स मनुष्यों ने डेवलप की है, उसके अनुसार एक चीज़ गलत है, एक चीज़ सही है। तो कौन सी गलत है और वो क्यों गलत है, इसका निर्धारण इस मूल्य मीमांसा में किया जाता है। जैसे कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ है कि हम अगर कहें कि सत्य और असत्य में अच्छा कौन सा है, तो मुझे लगता है दुनिया के हर कोनों में हर कोई व्यक्ति यही कहेगा कि असत्य से सत्य अच्छा है। ये एक यूनिवर्सल वैल्यू एस्टेब्लिश हो चुका है। दर्शन की विचारधारा में कुछ ऐसे विचार होते हैं जो समय के साथ में धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाते हैं। हम कहें नॉन वायलेंस और वायलेंस में अच्छा क्या है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा अच्छा है। तो इस प्रकार से मूल्यों की भी एक मीमांसा होती है, और मूल्य जो है वो न केवल भारतीय दर्शन में बल्कि पाश्चात्य दर्शन में भी, भारतीय दर्शन में निश्चित रूप से मूल्यों की एक श्रृंखला बहुत ही अद्भुत और ज़बरदस्त है, लेकिन पश्चिमी दर्शन में भी मूल्य के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है। उसके बाद में आती है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा मतलब तत्वों के संबंध में सारी चर्चा। तत्व, अब सभी प्रकार के तत्व, तत्व जिसमें छोटे से छोटे जो कण हैं, अणु है, परमाणु है, और परमाणुओं के फिर और छोटे हिस्से जिनमें उसमें उनके जो नाभिक होते हैं उनके ऊपर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वहाँ तक, और जो एटम का सबसे छोटा रूप जो कार्बन के रूप में सबसे छोटा होता है, उनकी भी चर्चा। फिर उनसे बने पदार्थों की चर्चा, और पदार्थों के बाद में उन पदार्थों का मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के भावों के ऊपर पड़ने वाले असर की चर्चा, और उन पदार्थों से उनको देख करके मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले चिंतन पर चर्चा, मनुष्य के अस्तित्व की चर्चा, और समस्त प्रकार के तत्व। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, तो इन 5 तत्वों में भी एक चिंतन कि हमारा शरीर में वास्तव में डोमिनेटिंग एलिमेंट कौन सा है। अगर हमारे शरीर को हम
इन 5 तत्वों से ही बना माने, या और कोई इसके अंदर एक चेतन तत्व दूसरा होता है, या कोई चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, वो भी एक तत्व है। इस प्रकार के कई प्रश्न, यहाँ भी प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, अनंत प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। और यहाँ मुझे एक सार्त्रे का कथन याद आता है, बड़ा रोचक कथन है। सार्त्रे जो कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने पदार्थों को देख देख करके अपने पूरे जीवन में भावनाएं गढ़ी है। यानी समस्त प्रकार की हमारी जो भावनाएं हैं, जो संसार हमने भावनाओं को गढ़ा है, वो अमूर्त चीज़ें, जो अमूर्त हमारी संकल्पनाएं बनी है, वो समस्त प्रकार की मूर्त चीज़ों को देख करके वो संकल्पनाएं बनी है। मतलब जैसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम एक मूर्ति को देखते हैं जिसका यूं देखिए तो कोई चलायमान स्वरूप उसका नहीं है, लेकिन फिर भी उस मूर्ति से हमारी कितनी आस्था जुड़ जाती है, कितना हमारा भाव उससे जुड़ जाता है। तो मनुष्य की जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं, वो सारी इन पदार्थों को देख करके निर्मित हुई है। इस पदार्थ जगत में जो कुछ भी दिख रहा है उससे निर्मित हुई है। तो कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार से दर्शन की 3 शाखाएं हैं। अब हम आगे चलते हैं दर्शन की इन 3 शाखाओं में। आज का हमारा जो चिंतन का विषय है वो रहेगा तत्व मीमांसा। तो देखिए, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा जैसा शब्द से ही पता चलता है कि तत्व की मीमांसा, मेटाफिजिक्स। वैसे इसकी जो मेन फिलोसोफर्स हैं, एक बार पहले हम इसकी चर्चा कर लें, फिर तत्व मीमांसा को थोड़ा सा समझते हैं शाब्दिक रूप से। देखिए, इस स्कूल के जो एक तरह से समर्थक रहे हैं, चिंतक रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं, उसमें प्लेटो है, अरस्तु है, ऑगस्टाइन है, थॉमस एक्विनास है, जॉर्ज बकले हैं, एमानुएल कांट है, हीगल है, सार्त्रे है। ऐसे कुछ विद्वान पश्चिम जगत में इस फिलॉसफी के समर्थक रहे हैं। और भारत में भी ये फिलॉसफी अपने तरीके से डेवलप हुई। उसको हम अलग कक्षा में अलग तरीके से डिस्कस करेंगे कि तत्व मीमांसा के संदर्भ में भारतीय चिंतक और फिलोसोफर्स क्या सोचते हैं। अभी फिलहाल हम पश्चिमी जो फिलोसोफर्स हैं उन तक ही कंसर्न है। तो मेटाफिजिक्स, ये शब्द देखिए, अरस्तु और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उसमें फिजिक्स का उल्लेख होता है। तो फिजिक्स से परे, फिजिक्स से मेटाफिजिक्स का मतलब पराभौतिकी, एक शब्द अक्सर काम में आता है, पराभौतिकी, ये भी काम में आता है, पराभौतिकी। यानी ये शब्द भौतिकी से परे। हालांकि ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल है कि भौतिकी से परे ऐसा कैसे होता है। भौतिकी भी तो इसी तत्व मीमांसा का हिस्सा है कि आज आइंस्टाइन और न्यूटन ने कुछ नए सिद्धांत खोजे, कुछ नई धारणाएं, कुछ नए नियम खोजे, तो क्या वो इसमें शामिल नहीं होंगे? निश्चित रूप से वो भी उनके दर्शन का हिस्सा था। और उनके दर्शन से ही एक एप्पल ऊपर ही क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा, ये भी तो एक दर्शन का हिस्सा है। तो ये जो यूरेका वाला भाव है कि ये जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिरा, ये भी इसी दर्शन का हिस्सा है। तो फिजिक्स भी दरअसल अपने आप में एक फिलॉसफी ही है। लेकिन मेटाफिजिक्स मतलब अब तक जो फिजिक्स को जान लिया गया है, या जो संसार, भौतिक संसार हमें दिख रहा है, जिसको हम उस स्वरूप में समझते हैं, उससे परे सोचना। ये दरअसल अरस्तु के बाद के कुछ, जिन्होंने अरस्तु की किताबों का विवेचन किया, और उन्होंने उनकी किताबों का विवेचन करने के बाद में उन्होंने फिजिक्स लिखा अपनी पुस्तकों में। तो बाद के जो विचारक थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने मेटाफिजिक्स लिखा कि जो फिजिक्स जो सोची गई अब तक दार्शनिकों के द्वारा, उसके आगे की सोच। मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि हम एक पत्थर को पत्थर के रूप में ही देखते हैं और हम रोज उसको पत्थर समझ के निकल जाते हैं। लेकिन किसी एक दार्शनिक ने उसको हाथ में लिया और उसके अंदर छुपे हुए करोड़ों वर्षों के रहस्य को खोजने का प्रयास किया, फिर उन रहस्यों से जुड़े हुए और रहस्यों को खोजने का प्रयास किया। तो ये अनुसंधान फिर मेटाफिजिक्स हो गया। उस पत्थर को पत्थर के रूप में देखना यहाँ तक एक सामान्य फिजिक्स है। उस पत्थर में गुरुत्वाकर्षण ढूंढना
ये थोड़ी असामान्य फिजिक्स है, लेकिन उस पत्थर में छुपे हुए ब्रह्मांड के रहस्य ढूंढना, तो मुझे लगता है फिर ये एक तरह से मेटाफिजिक्स हो गई। आप उसमें छुपे हुए कणों को ढूंढना और उन कणों से सृष्टि को जोड़ करके ढूंढना, और वो कण जो है उस सृष्टि में अपनी क्या महत्ता रखते हैं इसको ढूंढना, तो फिर आप मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मेटाफिजिक्स शब्द इसका हुआ, जिसको हम हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या विचार किया जाता है। तत्व मीमांसा में अक्सर जो विचारणीय विषय होते हैं वो होते हैं द अल्टीमेट रियलिटी, कि अंतिम वास्तविकता क्या है। हम लोग कई बार चिंतन करते हैं कि ये एक छोटा सा बीज एक वृक्ष कैसे बन जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति जिसका कोई दर्शन नहीं है वो शायद इस बात पे हंसे कि बीज तो वृक्ष ही बनेगा और क्या बन सकता है। तो ये एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति की सोच ही होती है, क्योंकि वो दर्शन की विचारधारा से बिल्कुल हट करके एक सामान्य विचारधारा पे सोचता है। लेकिन एक चिंतक और एक विचारक होता है, उसके लिए एक बहुत रहस्य भरा प्रश्न है कि एक बीज वृक्ष कैसे बन गया, और फिर जब वृक्ष बन भी गया, चलिए वृक्ष से जुड़े हुए और कुछ प्रश्न मस्तिष्क में आते हैं कि क्या ये वृक्ष भी हमारी तरह जिंदा है। और पहले तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि क्या हम वाकई जिंदा हैं। ये भी एक फिलोसोफर प्रश्न सोच सकता है कि जैसे दूसरे 5 तत्व चल रहे हैं वैसे मैं भी चल रहा हूँ, तो क्या मैं जिंदा हूँ, और जिंदा है तो मुझे जिंदा कौन रखे हुए हैं, क्या कोई चेतन तत्व जिंदा रखे हुए हैं, या मेरा शरीर खुद ही अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। अनेकानेक प्रश्न, जब एक प्रश्न खड़ा होता है तो उसके साथ में अनेकानेक प्रश्न और इस तरह के खड़े होते जाते हैं। तो व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ, उसको खोजने के लिए जो जिज्ञासाएं अनंत इन्फिनिटी तक जाती है वो अल्टीमेट रियलिटी। तो उस अल्टीमेट रियलिटी को खोजने का जो कार्य है वो इस स्कूल के फिलोसोफर्स करते हैं। द एलिमेंट, ये तत्व जो सारा संसार तत्वों से निर्मित, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, ये सारा ब्रह्मांड, ये सृष्टि किसी एक गुरुत्वाकर्षण में आबद्ध है, और उन तत्वों के अंदर वो ताकत है कि वो उसको आबद्ध रखता है, और इन तत्वों के अंदर वो ताकत है कि उन तत्वों से एक निर्मिति होती है, और वो निर्मिति फिर अपनी एक पावर दिखाती है। तो ये जो एलिमेंट है, ये तत्व कैसे बने, और इन सारे तत्वों का सृष्टि में क्या योगदान है, और कौन सा तत्व अपना किस तरह का इन्फ्लुएंस इस सृष्टि में रखता है, किन तत्वों के मिल जाने से क्या विकार आते हैं, और क्या सृष्टि निर्मित होती है, ऐसे समस्त प्रकार के जटिल प्रश्न अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने समय में खोजे हैं। तीसरा है कि द क्वेश्चंस ऑफ ऑरिजिन, हम आए कहां से, कौन है, और कब तक हमारी सत्ता रहेगी, हमारी सृष्टि कैसे बनी, किस तरह का बिग बैंग हुआ जब हमारी सृष्टि बनी, जीव अस्तित्व में कैसे आए, जब सारे जीव अस्तित्व में आए तो फिर इनके विकास की प्रक्रिया क्या थी, पहले मुर्गी आई या अंडा। कई तरह के जटिल प्रश्न हैं, और ऐसे जटिल प्रश्नों को हमें लगता है ये सरल है लेकिन बहुत कठिन होते हैं। कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ, तो फिर आज भी बंदरों का अस्तित्व क्यों है, बंदर मनुष्य बन जाने चाहिए। हालांकि इसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी, मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स के सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व फिलॉसफी में होते हैं, लेकिन फिलॉसफी अंत में दर्शन जो है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करता है। द क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व का प्रश्न, हमारे अस्तित्व का प्रश्न भारतीय दर्शन पे भी इसमें काफ़ी चिंतन हुआ है। जैन दर्शन में भी आप लोगों ने स्यादवाद कभी देखा हो तो उसके अंदर धड़ा है, धड़ा नहीं है, धड़ा है प्रतीत होता है लेकिन ये धड़ा है नहीं, इस तरह के 7 प्रकार से एक सोच होती है। वो कहानी आपने सुनी होगी हाथी वाली की, हाथी को जो ब्लाइंड्स थे उन्होंने जहाँ जहाँ से छुआ उनको संसार वैसा प्रतीत हुआ, जो अंधे थे उनको लगा, जिसने सूंड को छुआ तो उनको लगा कि ये कोई पेड़ की डाली है, जिसने पेड़ को छुआ तो उसको लगा कि ये कोई खंबा है, जिसने पेड़ को छुआ उसको लगा खुरदरी दीवार है, कान को छुआ उसने लगा कुछ सूप है, या पूंछ को छुआ तो उसको लगा रस्सी है। तो जिसने जैसा अनुभव किया
अस्तित्व, ये अस्तित्व के प्रश्न है कि हम हमारे अस्तित्व को किस तरह से देखते हैं, इस सृष्टि के अस्तित्व को किस तरह से देखते हैं। इन तमाम तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है वो इसमें खोजा जाता है। फिर है द क्वेश्चंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस आइडियाज। बहुत सारे ऐसे धर्म के प्रश्न, बहुत सारे ऐसे ईश्वर के प्रश्न वो भी इसके अंदर होते हैं। बहुत सारी फिलॉसफीज या बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है जो कि ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, जबकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो मोक्ष को मानते ही नहीं है, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो मोक्ष को मानते हैं। तो ये जो रिलीजन के जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, कुछ आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, कुछ आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कुछ नितांत भौतिक है चारवाक जैसे, और कुछ ऐसे दर्शन हैं जो कि ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं। कुछ ऐसे दर्शन हैं जो सब में तालमेल बना करके चलते हैं। हमारी गीता के अंदर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन तीनों का सुंदर समावेश कर करके एक बैलेंस्ड तरीके से दर्शन को दिखाया गया है। वेदों उपनिषदों में जाएं तो वहाँ पर दर्शन का स्वरूप हमें अलग देखने को मिलता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सुंदरता है सोच की। और चारवाक जैसे तो हमारे भौतिकवादी दर्शन वाले कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से पियो, ऋण कर करके घी पियो। कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, भगवान ने जो शरीर दिया खाने पीने मौज करने के लिए दिया, मौज करो, इस तरह के भाव उसमें आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो रिलीजियस आइडियाज है उनको समझने के लिए दर्शन हमें एक थॉट प्रोसेस देता है। तो ऐसे कुछ अमूर्त धार्मिक विचारों के जो प्रश्न होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। देखिए, मेटाफिजिक्स पे विचारधारा पे चिंतन करने वाले लोगों का मेथड क्या होता है, किस तरीके से वो सोचते हैं। तो उनका एक तो होता है रैशनल इंट्यूशन, तर्क संगत अंतर्ज्ञान। वो तार्किकता से, एक रैशनलिटी से पहले सोचते हैं, फिर उनको किसी चीज का अंतर्ज्ञान होता है। यानी आप लगातार अपने तर्कों के ऊपर चलते चलते एक दिन अपने आप को एनलाइटेंड महसूस करते हैं कि हाँ, मैं इतने लंबे समय से जिस ऊहापोह में जी रहा हूं, अंत में जाकर के उसका निष्कर्ष ये है। तो दिस इज कॉल्ड द रैशनल इंट्यूशन, तर्क संगत अंतर्ज्ञान। जब आपको वो इंसाइट डेवलप हो जाती है, जब आपको वो इंट्यूशन आपको मिल जाता है, वो एनलाइटनमेंट आपको मिल जाता है, लेकिन एक तर्क के बाद में, तो वो तर्क संगत अंतर्ज्ञान होता है। ये मेटाफिजिक्स में किसी कंक्लूजन पहुंचने के लिए एक अच्छा मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त तर्क, आप केवल आंखें खुली रख के सोचो या पूरा मेडिटेशन करके सोचो, ध्यान एकाग्र करके सोचो, पूरा कंसंट्रेशन करके सोचो, या भली भली भीड़ में सोचो, लेकिन एक अमूर्त तर्क आपके मस्तिष्क में आता है। और ये अमूर्त तर्क जब आ जाता है, ठीक वैसा ही कि जैसे सेव नीचे ही क्यों गिरा, तो ये गुरुत्वाकर्षण के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो जितने भी जो विचार डेवलप हुए हैं या इन्वेंशंस इस संसार में आए हैं, ये निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति को एक बात स्ट्रक हुई, उसके बाद में धीरे धीरे विचार, इन्वेंशंस, बातें सारी सामने आई। फिर एम्पिरिकल अप्रोचेस, आनुभविक उपागम। जब तक आप खुद अनुभव किसी चीज को नहीं करते हैं, तब तक आप किसी चीज पे कुछ कह नहीं सकते हैं। ये ऐसी विचारधारा है कि जिसमें आप खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोसेस में, और अपने अनुभव से उसको महसूस करते हैं। कि भगवान बुद्ध के एनलाइटन को महसूस करने के लिए आपको किसी बौद्धि वृक्ष के नीचे इस तरह की तपस्या करनी पड़ेगी। बौद्धि वृक्ष नहीं है तो अपने कमरे में करनी पड़ेगी, नदी में उतर करके आपको करनी पड़ेगी कि पानी की ठंडक का एहसास क्या होता है। आग को छू करके आपको ये एहसास होगा कि उसके अंदर निहित गर्मी कितनी होती है, उसमें जला देने की इंटेंसिटी कितनी है। तो ये सारे जो एम्पिरिकल अप्रोच है, आप तत्वों को समझने के लिए अपने अनुभवों से गुजरते हैं, स्वयं के अनुभवों से गुजरते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल अप्रोच। ये भी मेटाफिजिक्स जो होते हैं, मेटाफिजिसिस्ट, उनकी एक अप्रोच है। और लॉजिकल कंक्लूजन्स, कभी कभी आप तर्क से सोचते सोचते, कि जब आप तर्क करते हैं
कि भाई आपको दूर से पता चला कि वो है मृग मरीचिका है, वहाँ पर सड़क पर आपको पानी दिख रहा है, लेकिन आप तर्क करेंगे कि इस रेगिस्तान में सड़क पर पानी कैसे भरा हो सकता है। फिर आप तर्क करेंगे कि ये गर्म हवा बह रही है, इसकी वजह से कोई हमें ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि का भ्रम हो रहा है। फिर आप तर्क करेंगे कि शायद हवा बहुत पतली होने के कारण ये जो हवा में इस तरह की लहरें बन रही है। फिर आप तर्क करेंगे कि हाँ, ये भौतिकी के जो नियम है दृष्टि के, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो निश्चित रूप से एक मेटाफिजिसिस्ट अच्छे से निकाल सकता है। तो वहां पर आप सत्य के करीब पहुंच जाते हैं। प्रोफाउंड थिंकिंग, बहुत गहन चिंतन करके। कई बार आप दुनिया के असर की वजह से इतनी बातें दुनिया की सीख चुके होते हैं कि उसको मिटाए बगैर एक नए कॉन्सेप्ट को आप सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले उसको मिटाना, जो आप गलत तरीके से सीख चुके हैं, उसके बाद में एक नए ज्ञान को अपने अंदर धारित करना। तो दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड थिंकिंग, गहन चिंतन। वो गहन चिंतन तभी संभव है जब आप इस तरह का गहन चिंतन वाकई करते हैं, उस गहनता तक जाते हैं, पूरी तरह से डूब करके किसी नए विचार को आप ले सकते हैं। तो ये उनके मेथड्स हैं। उसके बाद देखिए, तत्व मीमांसा की शाखाएं भी है, और वो 4 शाखाएं हैं। सबसे पहली जो इसकी शाखा है वो है ब्रह्मांड मीमांसा। ब्रह्मांड मीमांसा से मतलब है कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना, किन तत्वों से बना, ब्रह्मांड से परे कौन सा ब्रह्मांड, कितनी मंदाकिनियां, क्या इस सृष्टि पृथ्वी जैसा और भी कोई ग्रह उपग्रह कहीं है, क्या अन्य जगह पर भी मनुष्य की सत्ता है, अन्य जगह पर मनुष्य की सत्ता है तो वो मनुष्य वहां पर किस तरह का होगा, दूसरे प्लैनेट्स पे जीवन किस तरह का होगा, ये समस्त ब्रह्मांड जो बना है, क्या ये ब्रह्मांड किसी ईश्वर के द्वारा निर्मित है, किसी शक्ति के द्वारा निर्मित है, किसी तत्व के द्वारा निर्मित है, किसी बिग बैंग थ्योरी से निर्मित है। कई प्रकार के विचार जो आते हैं वो ब्रह्मांड मीमांसा के प्रश्न होते हैं। उसके बाद में अस्तित्व की मीमांसा। हमारा जो अस्तित्व है, यह अस्तित्व किस रूप में? क्या आत्मा का अस्तित्व है? क्या शरीर का खुद का अपना अस्तित्व है? क्या हमारे मन में मन जो है, क्या वो मन सोचता है? क्या हमारा मस्तिष्क सोचता है? क्या हमारा हृदय सोचता है? ऐसे कॉन्शियसनेस के प्रश्न, अनकॉन्शियसनेस के प्रश्न, सेमी कॉन्शियसनेस के प्रश्न, और चेतन अवचेतन मन, कई प्रकार के ऐसे विचार जो आते हैं वो अस्तित्व के विचार हैं। फिर धर्म तत्व की मीमांसा। धर्म तत्व, धर्म के संबंध में बहुत सारे कंफ्यूजन्स सभी को होते हैं कि धर्म ने जो कहा है क्या वो ठीक कहा है, ईश्वर की ये जो धारणा है वो ठीक है, हमारे धर्म ने ये जो विचारधारा सदियों पहले दी थी, क्या ये आज के लिए प्रासंगिक है? तो धर्म के और ईश्वर के जो गूढ़ रहस्य है वो इसमें चिंतन उनका किया जाता है। और साइकोलॉजी, मन मीमांसा, जिसमें समस्त प्रकार के मन में उठते हुए प्रश्न, आप अपने अंदर उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या को समझना चाहते हैं, आप अपने भीतर उत्पन्न होने वाले करेज को, कंपैशन को, एम्पैथी को, समानुभूति, सहानुभूति, किसी भी प्रकार के भाव को समझना चाहते हैं, दो लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ द्वंद्व किस कारण से उत्पन्न हुआ है, कैसे समाप्त हो सकता है, उसको समझना चाहते हैं। आप अपने खुद से ही कई बार कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आप अपने खुद के अस्तित्व से डरने लगते हैं, आप छोटी छोटी बातें हैं उनमें आप किसी दूसरे दुख से प्रभावित ना होते हैं, किसी के दूसरे के सुख से आप ईर्ष्यालु नहीं होते हैं। ऐसे कई जटिल प्रश्न जो मनोविज्ञान के हैं वो इस साइकोलॉजी में डिपेंड। तो तत्व मीमांसा की ये जो 4 शाखाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका क्या है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे आते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है कि जो बिहेवियरल कॉम्प्लेक्सिटी है, मनुष्य के व्यवहार की जो जटिलता है, इसको समझने में मेटाफिजिक्स हमें मदद करता है। मनुष्य का व्यवहार बहुत जटिल है। अब देखिए, एक व्यक्ति एक छोटी सी बात पर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, कितना जटिल व्यवहार है। लेकिन उस व्यक्ति ने अगर कहीं न कहीं तत्व मीमांसा के माध्यम से एक चिंतन किया होता, एक प्रोफाउंड थिंकिंग की होती, एक एम्पिरिकल एहसास किए होते, तो शायद उसके सोचने का तरीका दूसरा होता। तो निश्चित रूप से शिक्षा जगत में
मेटाफिजिक्स बहुत मदद दे सकती है एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए, शिक्षा को नए आयाम देने के लिए, शिक्षा में नई बातें डालने के लिए। तो ह्यूमन बिहेवियर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, देखिए बहुत अफसोस की बात है कि हमारे एजुकेशन में सिर्फ पहाड़ पढ़ाए जाते हैं, नदियाँ पढ़ाई जाती है, हम लोग घाटियाँ पढ़ते हैं, हम लोग घास के मैदान पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पढ़ाया जाता है पुस्तकों में क्रोध को ठीक करना, ईर्ष्या को नियंत्रित करना, साहसी बनना, बहुत सारे मूल्य हमारे भीतर विकसित करना, ये नहीं पढ़ाए जाते हैं। जबकि शिक्षा में इनके निहितार्थ है। वास्तविक शिक्षा इसी चीज से, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज हाउ टू लिव, हाउ टू अर्न ए लाइवलीहुड इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, बट द फर्स्ट एस्पेक्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑफन नेग्लेक्टेड इन एजुकेशन। तो ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी को ही सिखाता है। इट डेवलप साइंटिफिक वैल्यूज। आप देखिए बरसों तक इंसान अंधेरे से डरता रहा कि अंधेरा कोई राक्षस करता है, पता चला ये तो एक सृष्टि की प्रक्रिया है जिसमें सूरज के इर्द गिर्द धरती घूमती है और इस वजह से ही होता है। तो अंधेरे से डर दूर हो गया। आप सोचिए कितने अंधविश्वास हम लेके चलते हैं, जीवों से संबंधित हमारी जीवन की रोजाना की शैली में हम कई अंधविश्वास लेके चलते हैं, जबकि इन तमाम तरह के अंधविश्वासों की कोई उपयोगिता नहीं है। और दर्शन तो किसी अंधविश्वास को भी नहीं रखता, दर्शन तो विश्वास में ही विश्वास नहीं करता है, दर्शन तो सिर्फ प्रश्न खड़े करता है। ये जो है मेरे दिमाग में प्रश्न खड़ा हुआ, जब तक उसका उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक दर्शन शांत नहीं होता है। तो दर्शन सदैव अपने किसी बिलीफ को टेस्ट करता है, उसको टेस्टेबिलिटी पे रख के फिर उसके ऊपर कोई निर्णय लेता है। और एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इससे डेवलप होता है, जो कि शिक्षा में जरूरी है। आज के इस ग्लोबल टाइम में जब तक हम एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को नहीं समझेंगे, हमें अरस्तु को भी पढ़ना होगा, हमें सार्त्रे को भी पढ़ना होगा, हमें ऑगस्टाइन को भी पढ़ना होगा, हमें एमिली दुर्खिम को भी पढ़ना होगा, और हमें साथ ही साथ महात्मा गांधी को भी पढ़ना होगा, विवेकानंद को भी पढ़ना होगा, गिजुबाई को भी पढ़ना होगा। मतलब भारतीय और पश्चिमी सभी लोगों को पढ़ना होगा। और अगर हमें और कहीं जाकर के किसी विद्वान के अच्छे विचारों को पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए। दर्शन इस कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को डेवलप करता है, जो शिक्षा में बेहद जरूरी है। उसके बाद में ह्यूमैनिटी को भी एक डायरेक्शन मिलती है। कई बार पूरी मानवता भटक जाती है, और पूरी मानवता भटक करके इतनी भटक जाती है कि फिर उसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। तो ये जो तत्व मीमांसा का जो चिंतन है वो मानवता के लिए भी बहुत सारे समाधान लेके आता है कि आज सृष्टि में बहुत सारी चीजें हम तत्व को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, हम प्रकृति को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, पर्यावरण को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य पर्यावरण का है क्या, और पर्यावरण से हमारा अस्तित्व किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इन प्रश्नों को नहीं खोज पाने के कारण आज मानवता बहुत बड़े संकट में है। तो इस मानवता के लिए भी कोई हल है तो वो तत्व मीमांसा के चिंतन के माध्यम से है। तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा में ह्यूमैनिटी को डायरेक्शन इस तत्व मीमांसा से ही मिल सकती है। इट डेवलप्स एम्पिरिकल अप्रोच इन लर्नर एंड एजुकेट। देखिए नॉट ओनली इन लर्नर बट ऑल्सो इन एजुकेटर, दोनों को लर्नर है, टीचर भी एक को लर्नर ही है। इन दोनों के बीच में एक एम्पिरिकल अप्रोच कि आप जब तक स्वयं किसी चीज का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसको किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते, या उसको उस रूप में नहीं पहचान सकते। तो एम्पिरिकल अप्रोच यही है कि अपने अनुभवों से आप एक अनुभविक प्रोसेस से गुजर करके जब किसी चीज को समझते हैं फिर किसी अन्य को समझाते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होता है, बल्कि अन्य को समझाना नहीं। एम्पिरिकल अप्रोच ये कहती है कि आप तो अनुभव उस बच्चे को ही करने दीजिए, आप केवल एक हेल्पर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में वहां पे खड़े हो जाइए, बाकी बच्चा स्वयं अपने आप सारी चीजें कर देगा। इसके बाद में ये कुछ एस्थेटिक वैल्यूज भी डेवलप करता है। देखिए जब आपके विचार धीरे धीरे उन्नत, परिष्कृत, अच्छे होने लगते हैं तो आपके जो एस्थेटिक वैल्यूज, सोचने का जो तरीका होता है वो बहुत उन्नत हो जाता है, उसमें परिपक्वता आ जाती है, उसके अंदर एक सकारात्मकता आ जाती है। आप नकारात्मक भावों से दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब आपका सोचने का नजरिया, आपके थॉट पर्सपेक्टिव के वाइडर हो जाने के कारण, ब्रॉडर हो जाने के कारण आपने बदल दिया।
तो ये एक सोचने का तरीका है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे भारतीय फिलॉसफी में कहते हैं ना कि ये तो सारी मिट्टी है, इसमें क्या मोह रखना। आप सोचिए, ये सोचने का तरीका बदल गया, आपके एस्थेटिक वैल्यूज बदल गए पूरे, और आप अपना पूरा नजरिया सुख और दुख का एक छोटी सी बात से बदल देते हैं। ये भी एक दर्शन का हिस्सा है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लॉजिकल माइंड। मस्तिष्क जब लॉजिकल होता है तो देखिए गणित भी आपके अंदर बहुत सारे मतलब गणित भी एक मेटाफिजिक्स का हिस्सा है कि आप कई बार आपके मस्तिष्क को लॉजिकल बनाती है। केमिस्ट्री कई बार आपके मस्तिष्क को लॉजिकल बनाती है। भाषाएं कई बार आपके मस्तिष्क को लॉजिकल बनाती है। लेकिन लॉजिकल माइंड एक मेटाफिजिसिस्ट यानी उस सोच को रखने वाला डेवलप कर सकता है, लेकिन वो निश्चित रूप से शिक्षा जगत में हेल्प कर सकता है कि आप किस प्रोसेस से बच्चों को पढ़ाएं, क्या पाठ्यक्रम में इंटीग्रेट करें, तो लॉजिकल माइंड डेवलप हो सकता है। इट हेल्प्स इन सेटिंग द राइट करिकुलम। करिकुलम में ऐसे मेटाफिजिक्स से रिलेटेड कौन कौन से इश्यू होने चाहिए, निश्चित रूप से इसमें भी इससे मदद मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इट्स ए लिंक बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्कूल्स। देखिए पुरानी स्कूल के लोग अलग सोचा करते थे, आज अरस्तु की बहुत सारी बातों से नया फिलोसोफर अगर सहमत नहीं होता है तो कुछ भी गलत नहीं है। हम पुरानी स्कूल्स के जो फिलोसोफर्स थे, जो सोचते थे, निश्चित रूप से उनके ज़माने के हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी सोचा वो उनकी जगह पर सही थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के साथ में, आप सोचिए किसी ज़माने में तो यही कहते थे कि सूरज घूम रहा है धरती के चारों ओर, फिर विचारधाराएं बदली। पहले सोचते थे धरती चपटी है, फिर विचारधाराएं बदली, फिर विचारधारा यहाँ तक और डेवलप हुई कि अब सूरज भी घूमता है। तो सूरज अपनी गैलेक्सी में अपना चक्कर काटता है, हमारे लिए तो स्थिर है लेकिन अपनी गैलेक्सी में चक्कर तो काट ही रहा है। तो ये सब धीरे धीरे विचारधाराएं समय के साथ में बदलती है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व मन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, सीखने वाले के, सिखाने वाले के, ग्रुप के, टीम के, उन सब को दूर करने में निश्चित रूप से इससे मदद मिलती है। तो ये हमारा मेटाफिजिक्स का जो विषय था समाप्त हुआ। हमने इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या उससे जोड़ करके इसको पढ़ा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।